Hello everybody, welcome back to the channel. You are listening Satyam Jain at Understand UPSC. तो बिफोर बिगनिंग द वीडियो जस्ट आपके 10 सेकेंड लूँगा मैं. थैंक यू, अ बिग थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बोलना है. जिस लेवल का ट्रस्ट आपने दिखाया है, दिस वॉज अनप्रेसिडेंटेड. मुझे हार्डली 35 डेज़ हुए हैं चैनल स्टार्ट की, शायद 35 भी नहीं हुए होंगे. एंड यू कैन सी यू हैव मेड द चैनल रीच 20,000 सब्सक्राइबर्स. तो ये, जैसे मैंने सुबह भी आज बोला था कि मेरे लिए ये एक नंबर नहीं है. ईच एंड एवरी वन ऑफ दिस सब्सक्राइबर इज़ अ पर्सन, इज़ अ ह्यूमन बीइंग जिसने ट्रस्ट प्लेस किया है इस चैनल पे, मेरे पे, टीम पे. तो बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं, इस नंबर के लिए नहीं, आपके ट्रस्ट के लिए आपका थैंक यू तहे दिल से. बस आपसे यही बोलना था. नाउ विल स्टार्ट टुडेज़ वीडियो. प्लीज़ सिट टाइट. देखिए, आंसर राइटिंग एक प्रोसेस है जो थोड़ा वक्त लगता है आपको सीखने में. तो स्किप मत करिएगा वीडियो, सुनिएगा ध्यान से. एंड बाय द एंड ऑफ इट आपको एक वीडियो से समझ में आएगा. मैं क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है. बाकी लोग वो पोस्ट रिजल्ट वाला क्लेम नहीं मैं क्लेम कर रहा हूँ कि आपको एक वीडियो से डिफरेंस समझ में आएगा आपकी आंसर राइटिंग में, ठीक है. बैठिएगा मेरे साथ, सुनिएगा. तो आज सुबह मैंने अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे ये 7 क्वेश्चंस पोस्ट किए थे और आप सबको बोला था कि आपको उनके आंसर्स लिखने हैं. जिनके वो नहीं है, मतलब जिन्होंने नहीं पता है, वो टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए. और ताकि आपको ये डेली जो भी मैं टास्क दूंगा, जैसे कल एक ऐसे राइटिंग का टास्क होगा आपका, तो वो ऐसे आपको लिखना है कल. फिर परसों फिर आपके आंसर राइटिंग का टास्क होगा. तो ऐसे आपको पता चलता रहेगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस कौन से ऐसे लिखने हैं. तो प्लीज़ ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा. इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है. वैसे तो यही नाम है, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आपको सीधा मिल जाएगा. लेकिन अगर नहीं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, और पिंड कमेंट जो टॉप का कमेंट है उसमें भी है. आप प्लीज़ क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए. ओके. तो देखिए, आई गेव यू 7 क्वेश्चंस टुडे एंड आई डिस्कस ऑल ऑफ देम विद यू. आई डिस्कस द क्वेश्चंस विद यू. आई टेल यू व्हाट द क्वेश्चन वाज डिमांडिंग, व्हाट वाज द कोर ऑफ दैट क्वेश्चन, उसका एसेंस क्या था, जितनी भी हमने बात करी थी अपने क्रूशियल स्टेज वाली वीडियो में. राइट. मेटा कंटेंट, कंटेंट, पोस्ट कंटेंट, सब चीज़ों की बात करेंगे आज. आई ऑल्सो बी शोइंग यू द टॉपर्स आंसर. वही गरिमा मैम, गरिमा लोहिया, AIR 2, उनके जो आंसर हैं सेम क्वेश्चंस के, इन 7 क्वेश्चंस के उन्होंने क्या आंसर लिखे थे विद इन द टाइम लिमिट, वो हम देखेंगे. और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप उनसे मतलब और उस आंसर्स में क्या इंप्रूव कर सकते हैं. ऑफ कोर्स 7 मिनट में उन्होंने शायद बेस्ट आंसर लिखा है, लेकिन अभी हम ये चीज़ सीख सकते हैं ना कि हम और उसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास तो टाइम है. राइट. तो हम ये चीज़ भी इसमें सीखेंगे. देन आपका काम क्या है, व्हाट इज़ योर जॉब. तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि भाई आपको लिखना है. जब तक आप लिखेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं कि आप क्या गलती कर रहे हैं. मैं जो समझाऊंगा वो तो समझ लेंगे, लेकिन अपनी गलती समझने के लिए आपको लिखना पड़ेगा. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ राइट. नाउ, जब से मैंने वो बर्न योर टेस्ट सीरीज़ वाली वीडियो डाली है, एवरीबडी इज़ आस्किंग कि भाई फिर इवैल्यूएट करना सिखा दो, हमें बता दो कैसे करते हैं इवैल्यूएट. तो आज आपको ये भी समझ में आएगा कि इवैल्यूएट करते कैसे हैं एक आंसर को, कैसे आप खुद से देखेंगे कि आपका आंसर कहाँ स्टैंड कर रहा है. तो सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है, आपको समझना है जब मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है. राइट. आपको सबसे पहले क्या समझना है, मेटा कंटेंट समझना है, वो मैं आपको समझाऊंगा. फिर आपको ये देखना है आंसर के थ्रू कि आप उसमें क्या और वैल्यू ऐड कर सकते हैं. कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीज़ें आप टॉपर्स कॉपी से देखेंगे. तो आपको साथ में अपने आंसर में ऐसे लिख देना है कि अच्छा हाँ ठीक है, ये इसका वैल्यू एडिशन वाला पॉइंट है. तो ये आपकी वैल्यू एडिशन हो जाएगा. फिर अगर आपने कुछ गलती की है, मान लीजिए, ऑफ कोर्स आपके पहले आंसर्स हो सकते हैं, आपका मे बी यू आर अ प्रो, आपने 10 मेंस लिखे हैं, लेकिन स्टिल गलती तो कोई भी कर सकता है ना, मैं भी कर सकता हूँ. तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, और उसको एक्सेप्ट करके करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. तो अगर आपने कोई भी गलती की है तो उसको अभी के अभी ठीक कर लीजिएगा. ओके. देन ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो नहीं करते हैं लोग, जो क्योंकि ऑब्वियसली खुद का एक्सपीरियंस नहीं है. अभी आपने ये वीडियो देख के उन आंसर्स को ख़त्म कर लिया, उसको छोड़ दीजिए कॉपी को. उन 7 आंसर्स को आपको अगले 7 डेज तक टच भी नहीं करना है. जस्ट लीव देम अनटच्ड. 7 दिन बाद, ठीक है, आज फ्राइडे है या सैटरडे, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, 7 डेज़ के बाद, अगले संडे मान लीजिए, आप वापस आएंगे, अपने वही आंसर्स फिर से देखेंगे. तब आप देखेंगे कि आपकी आंसर राइटिंग की स्किल में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है. ओके. और अगेन ये क्या है, एक गारंटी है.
गारंटीड इम्प्रूवमेंट। सॉरी, अरे यार, ओके ठीक है। फिर सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको समझिए, जोक्स असाइड। हम सोचते कितना भी हम सोचते रहें कि हम करेंगे, हम आंसर लिखेंगे, हम आंसर में इम्प्रूव करेंगे, बट डूइंग इज ऑलवेज 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 फार ग्रेटर देन थिंकिंग अबाउट डूइंग। आप कितना भी सोचते रहिए आप करेंगे, उससे 1000 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप करें, राइट? तो करिए, ये जो चीज़ें बोली गई हैं ये करिए। अगर देखिए आप आज शुरू कर देंगे तो आप सबसे आगे हैं, आप 10 दिन बाद शुरू करेंगे तो आप बाकियों से 10 दिन पीछे हैं। तो बिना सोचे शुरू करिए। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि every AIR 1 was once on answer 1. Every AIR 1 was once on answer 1. तो ये लिखिए, इसका कोई फोबिया मत रखिए कि हम मैं आंसर राइटिंग पता नहीं कौन सा पहाड़ है। एक तो 50-50 हज़ार के कोर्स बेच के टेस्ट सीरीज़ के नाम पे लोगों ने फोबिया ही बना दिया है कि पता नहीं क्या ही होने वाला है, क्या ही सोना चांदी जड़ जाएगा, हमारे पास सोना चांदी नहीं है तो हम आंसर नहीं लिख सकते। ऐसा कुछ नहीं है। वॉट इज़ अ काउ या राइट एन एस्से ऑन काउ लिख दोगे ना, वैसा ही है बस। ग्रेजुएट करके आ गए हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो या कुछ कर चुके हो लाइफ में, इतनी समझ है कि आंसर लिख लोगे, तो हवा नहीं बनाना है। यहाँ से यहाँ तक की ये जर्नी है जो आपको किसके साथ करनी है, हमारे साथ करनी है, ठीक है? अगेन सपने नहीं बेच रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ ताकि आप करो ये चीज़, क्योंकि ये करनी ज़रूरी है। गॉट इट? तो आपने आज कितने भी ख़राब आंसर लिखे हों, आपको अपने आप को बस यही चीज़ बोलनी है। चाहे लिख लीजिए, ये चीज़ लिख के रख लीजिए। अगर लिख के रखेंगे तो मुझे टेलीग्राम पे फ़ोटो भेजिएगा। एवरी AIR 1 वॉज वंस ऑन आंसर 1 वॉज वंस ऑन A1। तो ये जर्नी हमें तय करनी है। डन हो गया भाषण, चले अब काम की बात करें। ओके, सो वील बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई गेव यू टुडे, which is gendered attitudes convert differences in sexes into discriminations. Examine the factors responsible for negative attitudes towards women in the Indian society. How can these attitudes be changed? क्या बोल रहा है ये कि जो जेंडर्ड एटीट्यूड होते हैं, जेंडर्ड एटीट्यूड क्या होता है कि आप किसी जेंडर को किस नज़रिए से देखते हैं, किस एटीट्यूड से देखते हैं। जो सेक्स में डिफरेंस होता है, ये जेंडर एटीट्यूड उसको डिस्क्रिमिनेशन में कन्वर्ट कर देता है। ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन का। अब ये कह रहा है कि एग्जामाइन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड वुमेन इन द इंडियन सोसाइटी। सिंपल है, ये वाली लाइन सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली लाइन बहुत सिंपल है। वो फैक्टर्स जिन बताने हैं उस पर डिस्कस करना है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड वुमेन इन इंडियन सोसाइटी एंड हाउ कैन दीज एटीट्यूड्स बी चेंज्ड। तो ये दो चीज़ें समझ में आ रही है, ज़्यादातर लोगों को ये दो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी। फैक्टर्स डिस्कस करने हैं एंड सेकेंड चीज़ कैसे इसमें बदलाव लाया जा सकता है। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर एक बार, फिर उसके बाद हम आगे बात कर लेंगे। तो सबसे पहला इसमें क्या आएगा आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको हमेशा क्या समझाया है कि ये देखिए कि मेन मुद्दा क्या डिस्कस हो रहा है, स्टेटमेंट में क्या डिस्कस हो रहा है। जेंडर्ड एटीट्यूड्स कन्वर्ट डिफरेंसेस इन सेक्सेस इनटू डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए यहाँ मान लीजिए आपने क्या बनाया, डिफरेंसेस इन सेक्सेस, ठीक है। यहाँ आपने बनाया डिस्क्रिमिनेशन। ओके, ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ जेंडर्ड एटीट्यूड। क्लियर? तो इस ये आपका इंट्रो है। तो इसमें आपको एक टेबल बना के दिखा दो, एग्जामिनर भी खुलते ही खुश कि भाई साहब क्या लिख दिया है आंसर में। इंट्रोडक्शन में एक टेबल बना के दिखा दो कि किस तरीके से कोई डिफरेंस इन सेक्स है वो एटीट्यूड की वजह से डिस्क्रिमिनेशन में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिफरेंस इन सेक्स क्या हो सकता है, मान लीजिए फिजिकल कैपेसिटी है, ठीक है, ये अलग अलग उसकी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग जेंडर की अलग अलग हो सकती है। इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन कैसे आ रहा है, ये मान लिया जा रहा है कि वर्क प्लेस पे कुछ जॉब्स जो हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए है। तो वर्क प्लेस पे जॉब का क्या हो रहा है, स्टीरियोटाइपिंग हो रही है। करेक्ट? जैसे एग्जांपल भी दे सकते हैं आप इसमें पिंक कॉलर्ड जॉब्स का, है ना, कि नहीं ये केयर इकोनॉमी की जो जॉब्स हैं ये तो सिर्फ फीमेल करेंगी। फिर सेकंड, मान लीजिए इमोशनल कैपेसिटी की बात है, ठीक है, कि
सेक्सेस में क्या डिफरेंस है, इमोशनल कैपेसिटी का डिफरेंस है। सपोज करिए इमोशंस लेने में एक पर्टिकुलर ऐसे बोलते हैं कि फीमेल्स जो है वो बेटर हैं, लेकिन ये आप नेगेटिव एटीट्यूड में जब देखोगे तो क्या सोचोगे कि भाई वीक होती हैं, तो आगे ना डिस्क्रिमिनेशन, करेक्ट। फिर जैसे एक तीसरा जेंडर एटीट्यूड क्या देखा जाता है कि भाई रेशनैलिटी का जो फैक्टर है ये अलग अलग जेंडर में अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसको हम किस तरीके से बोल देते हैं कि भाई कौन क्या डिसाइड करेगा कि घर में क्या होगा, राइट, हु विल बी द अथॉरिटी। तो ऐसे करके जब आप ये 2-3 पॉइंट स्टार्टिंग में दे देंगे तो एग्जामिनर एकदम मतलब ऐसे हो जाएगा कि भाई ना सिर्फ डिमांड मीट करिए बल्कि कितनी अंडरस्टैंडिंग है इस बंदे को सोसाइटी की एंड हाउ थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग। तो इनको आप पॉइंट की फॉर्मेट में दे दीजिए या इनको आप टेबल की फॉर्मेट में दे दीजिए, आपकी मर्जी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों इंट्रो काम करते हैं। कोचिंग वाले आपको बोलेंगे कि डोंट यूज़ टेबल इन इंट्रो, बट बोलने दीजिए, ठीक है, क्लियर। फिर जब आपने ये इंट्रो दे दिया, फिर आप अगली चीज़ इसमें सबसे पहली बात करेंगे, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन। ये आपकी पहली हेडिंग बनी। इसमें आप पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, ऐसे करके फैक्टर देंगे, राइट। इसमें एक दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, अगर आप इन फैक्टर्स को कैटेगराइज कर पाएँ कि भाई देखो ये फैक्टर हैं और इनको हम ऐसे कैटेगराइज कर रहे हैं, सोशल फैक्टर, राइट, ऐसे सपोज करिए इकोनॉमिक फैक्टर, करेक्ट, तो वो और अच्छा हो जाता है। जैसे मैंने उस दिन समझाया था ना, एक चीज़ होती है डाइवर्सिफिकेशन और एक चीज़ होती है डायमेंशन। तो डायमेंशंस में कैसे सब डायमेंशन निकालनी है, तो ये एक डायमेंशन है, सपोज करिए ये एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सब डायमेंशन कैसे निकालनी है, पॉइंट तो सब लिख के आएंगे, लेकिन आप कैसे इसको कैटेगराइज कर सकते हो सीख लो अभी। ये चीज़ मैंने SFG 2021 में सिखाई थी, अभी तक बेनिफिट रीप करती है, क्योंकि बाकी लोग सिर्फ पॉइंट्स लिख के आ जाते हैं। पॉइंट्स लिखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप उन पॉइंट्स को कैटेगराइज कर दोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आप ऐसे सोचो, आप एक शॉप में घुसे और वहाँ ना हर तरीके के सूट बिखरे पड़े हैं, हर तरीके के, वो आपको देख के लग रहा है अरे यार कितना सारा सामान है इस शॉप में। आप एक दूसरी शॉप में गए, वहाँ पे सूट भी उतने ही हैं, लेकिन वो अच्छे से प्लेस्ड हैं कि भाई ये एक सेक्शन है, ये 40 वालों का सेक्शन है, ये 42 वालों का सेक्शन है। ये कौन सी दुकान में जाना पसंद करोगे, कौन सी दुकान से खरीदना पसंद करोगे, कौन सी दुकान बेटर इंप्रेशन बनाएगी। ऑफ कोर्स दिस, यही है, यही कॉमन सेंस है। इसके 50,000 रुपये नहीं देने हैं। बात समझ में आ गई कैसे डायमेंशन, सब डायमेंशन, कैटेगराइजेशन काम करता है। फिर ऑफ कोर्स तीसरी हेडिंग इसमें क्या बन जाएगी कि इनको चेंज कैसे करना है, हाउ दीज नीड्स टू बी चेंज्ड। अगेन इसमें हम अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे, एग्जांपल्स देंगे, और लास्ट में क्या आ गया, आपका कंक्लूजन आ गया। ये लीजिए जी 10 मार्क्स का एक एथिक्स का क्वेश्चन पूरा हो गया। बन रखा था इसका हवा कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। क्लियर, आगे बात समझ। अब एक बार देख लेते हैं, फाइल देख लेते हैं। तो ओके, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, देखिए ये एक बहुत ही कॉमन तरीका होता है किसी भी आंसर को स्टार्ट करने का, कि आपके दिमाग में एक सेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये समझ लो कि टॉपर्स क्या करते हैं, रैंकर्स क्या करते हैं, हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक स्ट्रक्चर होता है दिमाग में। जैसे मैंने कल दिखाया था ना, मतलब इससे पिछली वाली वीडियो में, कि पब्लिक सर्विस पे या सिविल सर्विस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो 5 कमिटी या 5 एग्जाम्पल याद कर रखे हैं। GS2 में जब आप लिखोगे तो 5 कमिटी याद कर लोगे, GS4 में लिखोगे 5 एग्जाम्पल याद कर लोगे। अब आपको वो डालने ही है। यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए एटीट्यूड पे क्वेश्चन आया, तो एटीट्यूड का एक ABC मॉडल होता है। अब ना कोई उसे सीधा से डायरेक्टली लिखता नहीं है कि ABC मॉडल, ये आपको स्टैटिक में पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोई उसे डायरेक्टली ऐसे लिखता नहीं है ABC मॉडल, लेकिन यूज़ सब करते हैं। तो ये ABC मॉडल क्या होता है, इसमें ये 3 कंपोनेंट होते हैं, अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, ऐसे करके कंपोनेंट्स होते हैं एटीट्यूड के। इसी पे स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे देखिए गरिमा ने क्या किया है, इन्होंने ऐसे किया है, कॉग्निशन, इमोशन, बिहेवियरल। तो ये इन्हीं फैक्टर्स को इसमें इन्होंने यूज़ किया है। दिस इज़ नथिंग बट अफेक्टिव, ठीक है। तो कॉग्निशन से क्या हो रहा है, स्टीरियोटाइप अगेंस्ट वुमेन, इमोशन से क्या हो रहा है, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन, और बिहेवियरल से टेंडेंसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो जो यहाँ पे ये 3 चीज़ें थी ना, कि भाई ये देखो, दिस इज स्टीरियोटाइप अगेंस्ट वुमेन, दिस इज नेगेटिव एटीट्यूड जो यहाँ पे आया, दिस नेगेटिव एटीट्यूड, और ये लास्ट में कैसे चल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन्होंने अपने इस तरीके से इसको एड्रेस किया है। बट मैं स्टिल ये बोलूँगा कि आपको और अच्छे से जो क्वेश्चन स्टेटमेंट होता है उसको यहाँ पे एड्रेस करना चाहिए। तो इतने स्पेस में, या फिर इसे थोड़ा सा और स्पेस ले लेंगे, सपोज करिए इतने स्पेस में आप क्या कर देंगे, अपना वो पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को,
कि आपने बहुत अच्छे से एड्रेस किया है। एड्रेस इन्होंने भी किया है, लेकिन ऑब्वियसली इनके पास टाइम की किल्लत है, इन्हें 7 मिनट में लिखना है यहाँ पे, लेकिन आप उससे थोड़ा सा कैसे बेटर कर सकते हैं इंट्रो को, वो आपको इस चीज़ में समझ में आया होगा। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन। तो क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? रोल ऑफ पेरेंटिंग एंड फैमिली, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स फीमेल मेंबर्स आर ऑब्जर्व्ड बाय चिल्ड्रन एंड रेप्लिकेटेड। बिल्कुल सही बात है। अगेन सिलेबस से लिंक कर लीजिए, सिलेबस जरूर हमेशा अपने साथ रखिए। एक दिन पूरा सिलेबस डिकोड करना सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए सिलेबस हमेशा साथ लेके बैठिए। सिलेबस में एक मेंशन है, देखिए, रोल ऑफ फैमिली एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसे करके, तो उन्होंने वही एज इट इज़ उठाया है। तो पॉइंट्स जनरेट जल्दी कैसे करें? लोग बोलते हैं ना कि अरे देर लग रही है आंसर लिखने में, देर लग रही है आंसर लिखने में, कैसे जल्दी लिखें? अगर आपके दिमाग में सिलेबस के पॉइंट्स हैं तो कितना ईजी हो जाएगा आपके लिए फटाफट पॉइंट्स जनरेट करना। जॉइंट फैमिली हाउस होल्ड स्पेशली लीव अ लेगेसी ऑफ पेट्रियार्कल एटीट्यूड अगेंस्ट वुमेन, और इंडिया में जॉइंट फैमिली है तो सही पॉइंट हो गया ये। डिस्क्रिमिनेशंस लाइक सॉफ्ट बिहेवियर फॉर वुमेन एंड मैस्कुलिन फॉर बॉयज, जेंडर रोल्स असाइनिंग जेंडर बेस्ड कलर्स, अगेन वही जो मैं चीज़ बोल रहा था है ना, जेंडर बेस्ड कलर्स, लड़की है तो पिंक पहनेगा, लड़का है तो ब्लैक पहनेगा, ब्लू पहनेगा, ये सब बातें। करिकुलम एंड स्कूल टेक्स्ट बुक विच पोर्ट्रे विमेन एज वीक एंड फ्रेजाइल, कई बार ऐसा होता है ना कि करिकुलम में जो मतलब बुक्स पढ़ाई जा रही हैं उसमें क्या होता है, जैसे जनरली क्या हम लिखते हैं, चेयरमैन है ना, क्यों भाई चेयर पर्सन लिखो? तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये फैक्टर होती हैं कि क्यों इंडियन सोसाइटी में नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स वुमेन इन जनरल। फिर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉज लाइक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्रिएटिंग एडिशनल कंप्लायंस बर्डन। नाउ दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉज लाइक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्रिएटिंग एडिशनल कंप्लायंस बर्डन, जैसे कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड पॉइंट, ये ज़्यादा लोग लिखेंगे नहीं। देखो इसमें क्या हो रहा है कि भाई जैसे वर्क प्लेस है ना, आपने बोल दिया कि आपको इतने वीक्स की, इतने मंथ्स की छुट्टी देनी है अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है तो। अब इसकी वजह से कई बार क्या करती है कंपनी, डायरेक्टली नहीं करेगी लेकिन इनडायरेक्टली फीमेल को हायर नहीं कर रही है क्योंकि कंप्लायंस बर्डन बढ़ गया है। समझ में आई बात? डाउरी प्रेवलेंस, ओनर किलिंग एंड एसोसिएटेड विमेन विद डिग्निटी ऑफ फैमिली, यूज ऑफ न्यू लीगल टेररिज्म बाय विमेन लाइक 498A। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड पॉइंट, वेरी एक्सेलेंट पॉइंट। तो देखिए कैसे कितने सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि आंसर तो हम भी लिख रहे हैं, हमें क्यों मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे को कल कमेंट्स में आ रहे थे कि सर मैं स्ट्रक्चर बना के आया था लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे। आपको मेटा कंटेंट के बाद कंटेंट पे भी तो काम करना है, सिर्फ पोस्ट कंटेंट और मेटा कंटेंट से काम नहीं चलेगा ना, कंटेंट का लेवल भी रेज करना है, आर्ग्यूमेंट्स का लेवल भी रेज करना है। तो देख रहे हो आप ये वाला पॉइंट कितना अच्छा है। लीगल टेररिज्म आ गया एक कीवर्ड बाय सम वुमेन लाइक 498A। तो जब हम टॉपर्स को भी देख रहे होते हैं ना तो हम ये चीज़ें देखना भूल जाते हैं। हम ये तो सोच लेते हैं कि यार लिख तो मैं भी रहा हूँ पॉइंट्स, मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। अरे बट आप देखो कि वो किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं। अब जो मैं चीज़ बोल रहा था कि इसको कैटेगराइज कर दो, इन्होंने जो 7 पॉइंट लिखे हैं आप उसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हो? फैमिली, सोसाइटी, वर्क प्लेस एंड लॉ। ये हो गया 2 पॉइंट, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें एग्जामिनर को और सुंदर लगने लगेगा। एग्जाम में करना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस में भी कराए तो एग्जामिनर को समझ में आ गया ना कि आपको ये चीज़ आती है, आपने इस चीज़ पे प्रैक्टिस करी है। तो जब वो सबको मान लो सपोज करो किसी को 7 किसी को 6 ऐसे मार्क्स दे रहा था, अभी आपको 8 दे देगा एंड दैट इज ऑल यू नीड। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ इस चीज़ का यहाँ पे फर्क पड़ता है, राइट। फिर हाउ कैन दीज एटीट्यूड्स बी चेंज्ड? इनकलकेट इक्वालिटी इन चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, बचपन से ही इक्वालिटी भाई रखो बच्चों में। इंक्रीज इंटरेक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये बिल्कुल सही बात है। जब आप बिल्कुल ऐसे वॉल बना के रख दोगे दोनों के बीच में तो कैसे उनको समझ में आएगा कि भाई दूसरे जेंडर की क्या सेंसिटिविटी है, क्या इमोशंस हैं। प्रोवाइडिंग वुमेन इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ब्रेक द विशियस साइकिल, परफेक्ट यूज ऑफ रोल मॉडल्स लाइक आर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू इंस्पायर पीपल ऑफ मेरिट ऑफ वुमेन। करेक्ट, बहुत अच्छा है ना, एग्जाम्पल आ गया। सेलिब्रिटीज लाइक विद्या बालन, क्रिकेट टीम साइंटिस्ट कैन बी ब्रॉट फॉरवर्ड चेंजेस इन एटीट्यूड थ्रू जेंडर न्यूट्रल लीगल प्रोविजंस। जो ऊपर बोला था इन्होंने वही यहाँ पे लीगल प्रोविजंस का वापस से लेके आया ना। रेप को क्या करो, रेप को करो आप क्या कर दो, जेंडर न्यूट्रल कर दो रेप को। देन अगेन और क्या करो, जो बाकी लॉज हैं जैसे मान लो प्रॉपर्टी के कुछ लॉज हैं या कुछ भी ऐसा है तो उन चीज़ों को हमेशा क्या कर देना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल कर देना चाहिए ऐसी चीज़ों को। ओके, एज मलाला यूसुफाजी सेड, अ बर्ड कैन नॉट फ्लाई ऑन वन विंग, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इज क्रूशियल। तो ऐसे करके एक किसी कोट वगैरह से जब आप कंक्लूड कर रहे हो तो और थोड़ा इंप्रेशन आखिर में जाते जाते, क्योंकि नंबर तो यही पुट करेगा ना एग्जामिनर, तो थोड़ा सा और सर 8.5 दे दो सर, बस हो गया काम आपका। तो आपको इस चीज़ को हल्का सा ध्यान रखना है, करेक्ट।
ये बस हल्की सी चीज़ है। दिस इज़ वॉट मैटर्स एट दी एंड, इतना इंपॉर्टेंट है। ओके चलें, तो इसमें हमें क्या समझ में आया क्वेश्चन में, इस पूरे आंसर में हमें क्या समझ में आया कि हमें ये वाला कैसे एड्रेस करना है, फैक्टर्स कैसे एड्रेस करने हैं, कैसे हम फैक्टर्स को कैटेगराइज वगैरह कर सकते हैं, हमें इस चीज़ का आंसर कैसे करना है, एंड लास्ट में कंक्लूड करते टाइम कोई कोट वगैरह भी हमने दे दी। करेक्ट। इसमें सपोज करो मान लो कुछ और आपको करना है ना, जैसे मान लीजिए कुछ और आइडियाज़ अगर फ्लोट करूँ, तो जब भी एक विमेन का क्वेश्चन आता है तो एक ना लाइफ साइकिल अप्रोच होती है। ओके ये सब चीज़ें लिख लेना प्लीज़, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इतने सालों की मेहनत से बता रहा हूँ। लाइफ साइकिल अप्रोच क्या होती है, तो मे भी इस क्वेश्चन में काम ना है लेकिन कहीं और काम आएगी। इसमें क्या होता है कि आपके पास पॉइंट्स कैसे जनरेट करते हो आप, कि एक फीमेल है ना, जब वो फीटस होती है, जब वो इन्फेंट होती है, जब वो गर्ल चाइल्ड होती है, जब वो एडोलेसेंट होती है ना, या फिर वो मैरी मतलब एडल्ट होती है ना, और मान लो फिर वो ओल्ड होती है, तो ऐसे करके ये एक लाइफ साइकिल है। करेक्ट, जिसमें सपोज करो 6 स्टेजेस हैं। अब इसमें आपको क्या दिखा देना होता है कि कैसे हर 6 स्टेज में कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना। फीटस, भाई इन्फेंटिसाइड करवा दो, फीटिसाइड करवा दो, है ना। गर्ल चाइल्ड है तो स्कूल मत भेजो, घर के काम सिखाओ, बचपन में किचन सेट ला के दे दो, थोड़ा सा आप एडोलसेंट में आए तो स्कूल छुड़वा दो, शादी की बात करने लगो, डोमेस्टिक कोर्स सिखाने शुरू कर दो, सिर्फ बाहर निकलना बंद कर दो, एडल्ट हो गई, मैरिज, डाउरी, है ना, वर्क प्लेस हैरेसमेंट, ओल्ड हो गया तो अगेन डिपेंडेंसी, और इन सब में क्या है, डिपेंडेंसी का एक फैक्टर दिखाओ। गर्ल चाइल्ड है भाई पे डिपेंड होगी, एडोलसेंट है भाई पे डिपेंड होगी, फादर पे डिपेंड होगी, है ना। अगर एक क्रेयॉन भी मंगवाना है भाई ला के दे देगा। कोई एडल्ट हो गई या भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, भले अपना भी कमा रही है तो भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि पैसा किस तरीके से डिसाइड होना है, कैसे बटना है, किस चीज़ में जाना है, इट विल बी डिसाइडेड बाय द मेल काउंटर पार्ट। ओल्ड एज में क्या हो जाएगा, तो ऐसे करके इफ़ यू हैव दीज अंडरस्टैंडिंग्स तो आपको किसी भी टाइम पे पॉइंट काम आ जाएंगे। ओके तो ऐसी कुछ अंडरस्टैंडिंग्स अपने को बना के रखनी है किसी भी टॉपिक के बारे में। क्लियर, समझ आ गया? चलें आगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, now this is the second question. Let's discuss this. How are ethical concerns and work culture of public institutions different from those of private institutions? Examine the desirability of adoption of work culture similar to private institutions in public institutions. ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, क्या समझ में आपको इस क्वेश्चन से? एथिकल कंसर्न्स एंड वर्क कल्चर कैसे डिफरेंट होते हैं पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के। एक तरफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एक तरफ आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं प्रॉफिट वाले। इनमें एथिकल कंसर्न्स और वर्क कल्चर कैसे भिन्न भिन्न होते हैं, कैसे अलग अलग होते हैं। तो आपको पहले तो ये बताना है, एक पार्ट तो ये है। दूसरा क्या है, डिजायरेबिलिटी ऑफ एडॉप्शन ऑफ वर्क कल्चर सिमिलर टू प्राइवेट इन द पब्लिक, कि जो प्राइवेट वाला वर्क कल्चर है अगर हमें वो अपने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में एक्सेप्ट करना हो, इम्बाइब करना हो, अडॉप्ट करना हो, तो आप इस चीज़ को एग्जामाइन करो, इसकी डिजायरेबिलिटी को एग्जामाइन करो। तो जैसे एग्जामाइन आ गया, बस आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में क्या स्कोप आ गया है। जब भी आप एग्जामिन करते हो किसी आंसर को, है ना, किसी पेशेंट को, किसी कॉपी को, मान लो आप एग्जामिनर है, वो किसी कॉपी को इवैल्यूएट कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, तो वो क्या देखेगा, इसके गुड पॉइंट्स क्या हैं एंड इसके बैड पॉइंट्स क्या हैं। अरे कोचिंग वालों की बात नहीं कर रहा हूँ यार, हद हो गई। नहीं नहीं, वो नहीं, वो सिर्फ टेक्निक करते हैं। नहीं, एक्चुअल एग्जामिनर क्या देखेगा, इसके गुड पॉइंट्स क्या हैं, इसके बैड पॉइंट्स क्या हैं। तो गुड पॉइंट्स पे क्या करता चला जाएगा कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन वो बैड को छोड़ेगा नहीं, बैड का ही बताएगा कि देखो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो आपको भी सेम चीज़ करनी है कि भाई हम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में अगर प्राइवेट का वर्क कल्चर लेके आते हैं तो उसकी अच्छी चीज़ें क्या हैं, क्यों वो डिज़ायरेबिलिटी ठीक है, लेकिन हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं कुछ ये गलत चीज़ ना आ जाए, कहीं सिर्फ प्रॉफिट मोटिव ना आ जाए। तो ऐसे कौन से वर्क कल्चर की चीज़ें हैं जो आपको दिखानी है। आ गया क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन डिकोड हुआ। देखें अब क्या लिखा है। स्ट्रक्चर इसका फेयरली सिंपल रहेगा। आपको दिखाना है कि पब्लिक और प्राइवेट में एथिकल कंसर्न्स एंड वर्क कल्चर कैसे अलग अलग है। तो इन्होंने दिखाया होगा, देखो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इसमें अलग अलग दिखा रखा है। इट वुड हैव बीन इवन बेटर अगर इसको थोड़ा और बाइफिकेट कर देते हैं। चलो एक बार देखते हैं, पहले आंसर देखते हैं। वर्क कल्चर रेफर्स टू द सेट ऑफ वैल्यूज इन ऑन ऑर्गेनाइजेशन दैट डिटरमाइन इट्स इंटरेक्शन विद इट्स मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स। तो इन्होंने क्या किया, वर्क कल्चर को डिफाइन कर दिया। ठीक है,
चलेगा, इतना कोई मेजर इशू नहीं है ऐसा कुछ करने में। आप इसको ऐसे भी स्टार्ट कर सकते थे कि पब्लिक और प्राइवेट में हम कुछ ऐसे कोर, वो क्या है मतलब वर्क कल्चर की जब बात करते हैं तो पब्लिक और प्राइवेट में एक हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो डिफरेंसेस की बात करने से पहले बता दो कि जनरली ये टेंडेंसी है हमारी कि हमें इनमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है। वो डिफरेंस कहाँ से आता है? वो डिफरेंस आता है इनके एंड गोल से, इनके टिलॉस से। बात समझ में आई? इनके एंड गोल से वो डिफरेंस आता है, इनके टेलॉस से वो एंड आता है, इनके यूटिलिटेरियनिज्म वर्सेस कॉन्सिक्वेंशलिज्म के प्रिंसिपल से वो डिफरेंस आता है। तो ऐसे करके आप स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी डाल सकते हो। देन एथिकल कंसर्न्स एंड वर्क कल्चर ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस डिफर फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अब ये कैसे डिफर करते हैं वो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है। उससे पहले एक डायग्राम बनाया इन्होंने, लेट अस हैव अ लुक कि ये डायग्राम में क्या लिखा है। ओके, ये रूसो का इनर सर्किल का डायग्राम है, ठीक है। तो जैसे ये क्या है कि भाई यहाँ तक ये ऐसे बिल्कुल ये कैसे वर्क कल्चर डिफाइन होता है, सिंबल्स, वैल्यूज़, अजम्पशंस, ये रूसो का पूरा सर्किल का वो है डायग्राम है, जिसमें अलग अलग स्टेजेस बताई जाती हैं। बाहर सबसे बाहर कौन कौन से सिंबल्स हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ होते हैं, उसके अंदर अजम्पशंस होते हैं किसी इंसान के, राइट। तो दिस इज शोन, इसके थ्रू बताने की कोशिश करी है कि कैसे वर्क कल्चर काम करते हैं। अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग स्टेजेस क्या हो सकते हैं वर्क कल्चर की। तो ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम है ना। हर टॉपिक पे, सिलेबस के हर टॉपिक पे 3 स्टैंडर्ड डायग्राम प्रिपेयर कर लो। जैसे ही दिखे आंसर में देखो कौन सा रेलेवेंट है, चिपका दो, बस सिंपल, मिल गए मार्क्स। समझ में आई बात? रेलेवेंट देख के ऐसे नहीं चिपका ही दिया, फेविकोल थोड़ी। ओके खैर, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, अब इसमें डिफरेंस देखना है। तो क्या डिफरेंस है देखो, इसको और बेटर कैसे होता अगर इनको ये एथिकल कंसर्न्स एंड वर्क कल्चर को अलग अलग कर देते, या फिर ऐसे कर देते कि भाई देखो जैसे ये पब्लिक है, ये प्राइवेट है, और एथिकल कंसर्न से ही वर्क कल्चर कैसे डिफाइन हो रहा है, कैसे निकल रहा है। तो ऐसे भी कर सकते थे, बट ठीक है। जैसे इसमें क्या है, फोकस किस चीज़ पे, पब्लिक वेलफेयर, सर्विस डिलीवरी पे है, या प्रॉफिट मोटिव पे है, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी, डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, ये क्या है, ये इसमें इश्यूज़ हैं। जबकि इसमें क्या फ़ायदे होते हैं, एफिशिएंसी होती है, टेक्नोलॉजी बेटर होती है। यहाँ पे कुछ करप्शन, कुछ ट्रेड यूनियनिज्म, इनफेक्टिवनेस आती है। जबकि यहाँ पे कंसर्न किस चीज़ के हैं, अनसस्टेनेबल ट्रेड प्रैक्टिस, प्रॉफिट, ये कोई वर्ड है क्या है, प्रॉफिट हैविंग एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, हार्मिंग, अच्छा हार्मिंग, ओके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक प्रिंसिपल आता है इसमें, हार्मिंग एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, है ना। यहाँ पे पब्लिक में जब आप जाते हो, आप IAS क्यों बनना चाहते हो, आप थोड़ा मोटिवेशन के लिए, नॉट फॉर द मनी, मतलब कुछ लोगों को छोड़ दो, नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग हैं ना मोटिवेशन के लिए कि भाई कुछ काम करेंगे जनता के लिए। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, प्राइवेट में क्या है कि भाई पैसा कितना मिल रहा है, रेनोवेशन कितना मिल रहा है। तो ऐसे करके ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ये मतलब ऐसे ठीक से एड्रेस हो सकता था अगर इसी में हम थोड़े से पॉइंट करके तोड़ देते। कैसे, देखो इस तरीके से बोल रहा हूँ, इसी टेबल में जैसे मान लो आपने एक तरफ पब्लिक लिखा, एक तरफ प्राइवेट लिखा, ठीक है। यहाँ सबसे पहले बात करो कि एथिकल कंसर्न्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले एथिकल कंसर्न्स बता दो ऐसे 1 2 3 करके। फिर वर्क कल्चर की बात करो कि वर्क कल्चर कैसे कैसे अलग होता है, तो फिर 1 2 3 पॉइंट करके बता दो, राइट। तब आपका आंसर ये थोड़ा सा और ऐसे लगेगा कि आपने वो दोनों पॉइंट्स को अलग अलग एड्रेस कर दिया है। ऐसे भी करोगे तो ठीक है, क्योंकि एथिक्स में इवन आपके पास मतलब पेजेस इनफ होते नहीं है, तो ऐसे भी करोगे तो ठीक है। लेकिन अगर आपको करके देखना है, अगर आपको कुछ ट्राई करके देखना है, क्योंकि देखो उन्होंने भी कितने पॉइंट्स यूज़ किए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 5 6 पॉइंट्स यूज़ किए हैं। तो वही 5 6 पॉइंट्स हम इसको ऐसे बाइफरकेट भी कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। कूल, तो ये चीज़ समझ में आ गई। ओके, तो ऐसे कर दिया आपने, देन यू मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। तो इसमें एथिकल कंसर्न्स क्या क्या हैं आपको पता ही है। पब्लिक में ये होता है कि हमें एफिशिएंसी स्टेक पे रखनी पड़ती है, राइट, इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर। जबकि प्राइवेट में एथिकल कंसर्न क्या होता है कि भाई वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर लेते हैं, जो उन्होंने पॉइंट बताया ये। ऐसे ही सोचो वर्क कल्चर में अलग अलग क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, है ना। पब्लिक में थोड़ा हायरार्किकल वर्क कल्चर होता है, जिसकी बात अभी यहाँ पे इस आंसर में हुई नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पब्लिक में इट इज़ अबाउट द हायरार्की, प्राइवेट में इट इज़ अबाउट ओपन फ्लो, है ना। पब्लिक में डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है ना। प्राइवेट में इट इज़ मोर अबाउट ब्रीचिंग ऑफ बाउंड्रीज, कि ठीक है इट्स ओके, बहुत ज़्यादा नहीं है, यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट। तो इसमें जैसे बाय लॉ या बाय रूल इंसान ज़्यादा चलता है, इसमें इनोवेशन का स्कोप ज़्यादा होता है। तो ये थोड़े वर्क कल्चर के डिफरेंसेस हो जाएंगे आपके, अगर आपको स्पेसिफिकली बात करनी है तो। क्लियर, आगे समझ, चलो आगे फिर ये सेकंड वाला पार्ट है, डिज़ायरेबिलिटी ऑफ अडॉप्टिंग वर्क कल्चर सिमिलर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो कैसे डिज़ायरेबिलिटी है, क्योंकि एफिशिएंसी लेके आएगा, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, सिलेबस का कीवर्ड है, एक्सपर्टीज, प्रमोशन बेस्ड ऑन मेरिट एंड इंसेंटिव टू वर्क हार्ड, है ना।
ये नहीं कि भाई तुम 3 साल में ये पोस्ट पे पहुँचोगे, 4 में ये पे पहुँचोगे, चाहे तुम अपनी कितने भी कमर दर्द करा रहे हो। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग नॉन कोर एक्टिविटीज़ एंड फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज़, है ना। क्योंकि प्राइवेट में क्या करते हैं, हम आउटसोर्स करते हैं एक्टिविटीज़ को। सारा का सारा काम एक कंपनी खुद नहीं कर रही होती। बीपीओ को कुछ आउटसोर्स कर रही होती है, कहीं सामान कुछ बनवाना है तो आउटसोर्स कर रही होती है, बिलिंग किसी और को आउटसोर्सेज होती है, लीगल किसी और चीज़ को आउटसोर्स होता है किसी और कंपनी को। तो ऐसे करके बहुत सारे आउटसोर्सिंग्स होती हैं इस चीज़ में। कूल। देन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स गिवन द लॉस मेकिंग नेचर ऑफ PYQs निकल रहे हैं मुझसे, PSUs। हाँ, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज अगेन आ जाएगा, क्योंकि PSU बहुत सारे लॉस मेकिंग पे चलते हैं। इंडियन रेलवे थोड़े बहुत लॉस पे चली जाती है कभी कभी, आपने इतने सारे देखे हैं। एयर इंडिया कितने लॉस में चल रही थी। हैंडसम सैलरीज वुड इंक्रीज देयर मोरल, है ना, कि भाई थोड़ी सैलरी आप बढ़ा दो। अब देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनो मेरी, एथिक्स के पेपर में जो मतलब कोई भी नहीं बताएगा ये चीज़, बहुत ध्यान से सुनना। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख के आते हैं, हैंडसम सैलरी वुड डिक्रीज देयर करप्शन टेंडेंसी। क्या लिख के आते हैं, हैंडसम सैलरी वुड डिक्रीज देयर करप्शन की टेंडेंसी। ये दिखते ही भाई साहब नंबर ना उड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप क्या बोलना चाह रहे हो कि भाई देखो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में ना सैलरी थोड़ी कम मिलती है तो इसलिए लोग करप्शन करते हैं। देयर इज नो जस्टिफिकेशन टू करप्शन, नो टॉलरेंस एंड नो जस्टिफिकेशन टू करप्शन। ओके, तो ये गलती नहीं करके आनी है। ब्रिलियंट भाई, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि इन्होंने ये नहीं किया है। मोराल हाँ ज़रूर एक आपका इंक्रीज हो सकता है सैलरी की वजह से, लेकिन करप्शन से लिंक मत कर देना इस चीज़ को, जो कि हमारा परसेप्शन होता भी है। हाउएवर, ये सेकंड वाला पार्ट, द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एज अ मॉडल एम्प्लॉयर कैन नॉट बी ओवरलुक्ड एंड वाइल मेकिंग श्योर प्रॉफिट्स डू अकर अनसस्टेनेबल मेथड्स कैन नॉट बी यूज। परफेक्ट, है ना, कि भाई आप लेके आ जाओ चीज़ों को, लेकिन आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगे। राइट, प्रॉफिट आपके लिए ठीक है, लेकिन अनसस्टेनेबल मेथड नहीं यूज़ करने हैं। और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डालने चाहिए थे, मुझे लगता है कि भले इसमें से कोई एक पॉइंट कम करके ये जो थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ रखा है इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके एक दो पॉइंट्स यहाँ पे डालने चाहिए थे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो पब्लिक को ध्यान, जब आप पब्लिक वेलफेयर में हो, जब पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, तो ध्यान रखे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गांधी जी का लास्ट माइल या फिर लास्ट पर्सन कनेक्टिविटी। आपको लास्ट माइल तक पहुंचना है, लास्ट पर्सन तक पहुंचना है। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो बोल देगा कि मैं उस गांव में पोस्ट ऑफिस क्यों बनाऊं, रोड क्यों बनाऊं, मेरा क्या फ़ायदा है, वहाँ कौन सा टोल आ रहा है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन नहीं बोल सकता ये चीज़, है ना। आपको वेलफेयरिस्टिक पॉलिसीज़ का ध्यान देना है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थोड़े बोलेगा कि नहीं जाके सब्सिडी दे दो हर चीज़ में। पब्लिक में आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। करेक्ट, तो ये कुछ चीज़ें इसमें आप ऐड ऑन कर दोगे कि सर देखो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैम हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करके अगर हम प्राइवेट की अच्छी चीज़ें अपना लें, उठा लें, तो बहुत अच्छा होगा। राइट, तो इसमें आप एक दूसरी बात यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मान लो आपको कुछ और लिखना है कि वी नीड टू फाइंड अ मध्यम मार्ग या वी नीड टू फाइंड अ गोल्डन मीन बिटवीन द गुड थिंग्स ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड द इश्यूज ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, या फिर द गुड थिंग्स ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड द एम्स ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। इसके बीच में हमें एक मध्यम मार्ग निकालना पड़ेगा। एंड दिस डियर फ्रेंड्स यू कैन कंक्लूड योर आंसर। दिस इज हाउ, ऐसे करके थोड़ा सा मोल्ड करके एग्जामिनर से आधा आधा नंबर निकलवाना है, बस निकलवाओ एंड यू आर गुड टू गो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बिसाइड्स ऑब्जेक्टिविटी, civil servants also need empathy and compassion to effectively resolve various ethical dilemmas they face while discharging their responsibilities. Discuss with suitable examples. क्या बोल रहा है कि ठीक है ऑब्जेक्टिविटी तो ठीक है, वो तो हमें चाहिए होती है, लेकिन हमें एम्पैथी और कंपैशन भी चाहिए। क्यों? टू रिजॉल्व एथिकल डायलेमास। जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जब डिस्चार्ज कर रहे हो, उस टाइम जो आप एथिकल डायलेमास फेस कर रहे हो, उसके लिए आपको ये चीज़ भी चाहिए होती है, ये एम्पैथी, ये कंपैशन भी चाहिए होता है अलॉन्ग विद ऑब्जेक्टिविटी। एंड आपको इसको एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करना है। बताओ क्या टफ है इसमें? कुछ भी टफ नहीं है, बस अपने आर्ग्यूमेंट्स की क्वालिटी बढ़ा लो एंड यू विल बी डन। करेक्ट? तो बिसाइड्स ऑब्जेक्टिविटी, सिविल सर्वेंट्स ऑल्सो नीड एम्पैथी एंड कंपैशन टू इफेक्टिवली रिजॉल्व वेरियस एथिकल डायलेमास दे फेस व्हाइल डिस्चार्जिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। देखिए कैसे किया। ओवर फोकस ऑन ऑब्जेक्टिविटी इज अ रेमिनेंट ऑफ वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। गुड पॉइंट कि भाई वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या बोलता था? ऑब्जेक्टिविटी, सिविल सर्वेंट शुड बी ऑब्जेक्टिव। एकदम डंडा कर दो सिविल सर्वेंट्स के, ऑब्जेक्टिव रहो, ऑब्जेक्टिव रहो। दैट फेल्स टू अचीव द डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इक्वालिटी, एम्पैथी एंड कंपैशन। लेकिन इस वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में हम ये चीज़ें नहीं अपना पाते हैं। कहाँ टारगेट किया? देखो किया ना टारगेट,
पहले वाले बिल्कुल इस पे ही, एम्पैथी एंड कंपैशन पे, राइट। और इतने अच्छे से टारगेट किया कि एक मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी आ गया यहाँ पे, तो एक कीवर्ड भी आ गया। सिविल सर्वेंट्स while discharging their duties need to maintain objectivity, however it should be accompanied by empathy and compassion। ठीक है, थोड़ा रिपीटेशन है लाइन का, इसको इसकी जगह कुछ और शायद लिख सकते थे, लेकिन ठीक है, इसकी जगह कोई डायग्राम वगैरह हम सोच सकते थे कि ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी क्या देती है, ऑब्जेक्टिविटी आपकी बायसनेस खत्म करती है, लेकिन एम्पैथी एंड कंपैशन आपको क्या देता है, आपको ह्यूमन एंगल देता है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तब आपका क्या लगता है, लॉ इन स्पिरिट। देखा कैसे, मतलब आप एक डायग्राम में दिखा सकते हो इस चीज़ को। एक सेकंड बताता हूँ, देखो इस तरीके से दिखा दो इसको। अरे एक तो पेन बार बार चेंज करना पड़ता है। हाँ, जैसे सपोज करो ये ऑब्जेक्टिविटी लिखी यहाँ पे, ठीक है, इसमें लिखो ऑब्जेक्टिविटी में नीचे यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये जो मैं बता रहा था दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये कि भाई ये बायसनेस खत्म करता है, रिमूव्स बायसनेस। प्लस सेकंड चीज़ क्या है, आपके इमोशन, ये एम्पैथी एंड कंपैशन, इसको बनाओ। और इसमें ये ऐसे मत लिख के आना, पूरा लिखना है। इसमें साथ में क्या लिखोगे, मोर ह्यूमेन या मोर सेंसिटिव, सेंसिटिव इज इवन बेटर वर्ड, एंड इट विल रिजल्ट इन टू वॉट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इन स्पिरिट। तो यहाँ पे सिर्फ लॉ अब लेटर में नहीं, स्पिरिट में फॉलो होगा। ऐसे करके डब्बे में डाल दो, बन गया आपका बहुत बड़ा डायग्राम। एग्जामिनर भी खुश, आप भी खुश, नंबर आ गए आपके, IAS हो गए। क्लियर, आगे चीज़ समझ में, देखें आगे। हाउ डज इट हेल्प टू रिजॉल्व द एथिकल डायलेमास, इससे एथिकल डायलेमास कैसे रिजॉल्व होते हैं। गोल ऑफ द सिविल सर्विस इज टू सर्व द पीपल वाइल फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन, सच एंड गोल शिल नॉट बी फॉरगॉटन। एग्जाम्पल देखो भाई, गोल ऑफ द सिविल सर्विस इज टू सर्व द पीपल, तो एंड गोल सर्विंग द पीपल है, वाइल फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, दीज आर द मीन्स, एंड एंड क्या है आपका, एंड इज सर्विंग द पीपल। तो एंड गोल को नहीं भूलना है, यही बात है, यही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, रिसेंटली इन छत्तीसगढ़ अ यंग गर्ल डाइड बिकॉज शी वॉज नॉट गिवन फूड ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अभी देखो कितनी घटिया चीज़ें है ना, ये क्यों हो रही है देश में, क्योंकि आप सिर्फ लो 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 नहीं, लॉ के साथ और क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन। तभी तो हम रोबोट्स नहीं बिठा रहे हैं ना सिविल सर्विसेज में, तभी तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। हेयर एम्पैथी एंड कंपैशन कैन हेल्प रिजॉल्व द एथिकल डायलेमा। आगे बात समझ, चलें आगे। तो एग्जाम्पल पूछा था ना, देखो यहाँ पे बोला था ना, डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल, तो इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस कर दिया गया। वाइल प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखा है ये, खैर जो भी लिखा। ऑब्जेक्टिविटी इज अ डिजायर्ड वैल्यू बट कंपैशन फॉर वल्नरेबल सेक्शन विल हेल्प सिविल सर्वेंट्स इन सर्विंग देम ऑल्टरनेटिव जॉब्स प्लस बेनिफिट्स ऑफ अदर स्कीम्स। तो क्या कह रहा है कि वाइल प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट देने के साथ साथ व्हाट विल इट डू, ऑब्जेक्टिविटी एक डिजायर्ड वैल्यू है, लेकिन कंपैशन वल्नरेबल सेक्शन के लिए हेल्प करेगा एक सिविल सर्वेंट को सर्व करने के लिए ऑल्टरनेटिव जॉब्स प्लस बेनिफिट ऑफ द अदर स्कीम्स। कि भाई लॉ आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हो ऑब्जेक्टिवली, लेकिन वो ग्राउंड पे कैसे आएगा, वो कंपैशन अगर आप शो करोगे तो ग्राउंड पे सही आएगा। फिर while rules need to be followed, however in some cases deviation is acceptable to serve the public, example doorstep delivery of services during COVID to vulnerable section, correct। relaxing need of cumbersome processes to ensure quick relief to certain victims, etc. The end goal of civil servants to serve the public should not be compromised in blind adherence to laws। किसी भी कीमत पे आपको जो एंड गोल है उसको आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है ब्लाइंड एडहिरेंस के चक्कर में। आप अगर चाहें तो लास्ट में ऐसे भी कर सकते हैं, द पाथ ऑफ लॉ शुड बी फॉलोड टू अचीव द एंड गोल ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन, या एंड गोल ऑफ पब्लिक सर्विस। और इसको ऐसे डबल कोट्स में डाल दो तो अच्छा से लगेगा। आई बात समझ, क्लियर। ऐसे करके आप इस पूरे आंसर को अपने को बना सकते हैं। इसमें थोड़े से उन्होंने एग्जाम्पल्स कम दिए, एक दो एग्जाम्पल और दे देते। कहाँ कहाँ एग्जाम्पल दिए, जैसे एक ये दिया है इन्होंने कोरोना का, कोविड वाला, और एक एग्जाम्पल ये दिया है, ठीक है, दो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अगर आपको कोई अच्छे से एग्जाम्पल याद आए इस पर्टिकुलर चीज़ का तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, जहाँ पे एम्पैथी एंड कंपैशन ज़रूरी है, राइट। तो ऐसे करके आप इस आंसर को अपने को कंप्लीट कर सकते हैं और एक अच्छे नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अभी ये वीडियो हो गई है नियरली 40 मिनट्स की, और क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर पाया हूँ शायद 3-4 ही, है ना, 3-4 ही कर पाया हूँ अभी।
चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, देन विल एंड दिस वीडियो, क्योंकि बहुत ही लंबी हो जाएगी, नहीं तो फिर वो प्रोसेसिंग में बहुत डिले करती है। आगे के हम अगली बार कर लेंगे, नॉट एन इशू। ओके, लीडरशिप इज एसेंशियली अ टास्क ऑफ परसुएशन। हाउ डज द एबिलिटी टू परसुएड अदर्स हेल्प सिविल सर्वेंट्स इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी? आइडेंटिफाई 5 क्वालिटीज दैट मेक सिविल सर्वेंट्स इफेक्टिव एजेंट्स ऑफ परसुएशन, जस्टिफाई योर चॉइस। क्या बोल रहा है? लीडरशिप कुछ नहीं है, एक परसुएशन का टास्क है ना। लीडर्स क्या करते हैं? परसुएड करते हैं, जो उनको फॉलो कर रहे हैं उनको परसुएड करते हैं, एक विजन के लिए, गोल के लिए, ड्रीम के लिए, राइट? वही लोग लीडर है ना। शाइनिंग इंडिया का नारा दिया, परसुएड किया इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत का दिया, अमृत काल का दिया, ये क्या है? ये परसुएड कर रहा है पब्लिक को। विकास का नारा, अच्छे दिन आएंगे का नारा, ये सब क्या है? परसुएड कर रहे हो पब्लिक को कि नहीं ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। तो जो वो कर ले जाए वही लीडर है। व्हेन यू परसुएड यू आर अ लीडर। हाउ डज एबिलिटी टू परसुएड अदर्स हेल्प सिविल सर्वेंट्स इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी? तो ये जो क्वालिटी है कि दूसरों को परसुएड करना है, ये सिविल सर्वेंट्स को कैसे हेल्प करेगी? 5 क्वालिटीज आइडेंटिफाई करो दैट मेक सिविल सर्वेंट्स इफेक्टिव एजेंट्स ऑफ परसुएशन, जस्टिफाई योर चॉइसेस। यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ है इसमें लिखने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले, लीडरशिप इफेक्टिवली रेफर्स टू परसुएडिंग और कन्विंसिंग अदर्स ऑफ अडॉप्टिंग अ डिजायरेबल कोर्स ऑफ एक्शन। करेक्ट, यही वाली लाइन है, इसको थोड़ा समझा दिया। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल प्रूव टू बी अ ग्रेट लीडर बाय हिज परसुएशन कैपेबिलिटीज। बिल्कुल सही है ना। दांडी मार्च के लिए भाई मैं अकेला चल रहा हूँ, चलो सोल टैक्स तोड़ते हैं, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया करे जा रहे हैं परसुएड, राइट। तो इसमें क्या क्या आप कर सकते हो? अगर आप थोड़ा और कोई यूनिक एग्जाम्पल देना चाहते हो तो, है ना, और कोई थोड़ा स्पेसिफिक एग्जाम्पल देना चाहते हो तो और अच्छा लगता है। तो इसमें मॉडर्न इंडिया से है ना, कोई थोड़ा सा ऐसे स्पेसिफिक एग्जाम्पल सोच लो, एंशिएंट इंडिया से थोड़ा कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल सोच लो कि वो लीडर ने ऐसे कर दिया ना, परसुएड कर दिया जनता को ये करने के लिए, एंड यू विल एंड अप गेटिंग थोड़ा सा और अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर पाओगे। बट ऑफ कोर्स दिस इज गुड। हाउ डज दिस एबिलिटी हेल्प सिविल सर्वेंट्स इन देयर ड्यूटी? तो देखो मैं बोल रहा था ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो चीज़ होती है कि इन्होंने इसको एड्रेस है ना। फिर हाउ डज एबिलिटी टू परसुएड अदर्स हेल्प सिविल सर्वेंट्स इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी? अब ये देख लेते हैं। सिविल सर्वेंट्स फेस social issues like open defecation, caste based discrimination, honor killing, persuasion, पर इन सब में persuasion can help in success of implementing schemes like स्वच्छ भारत अभियान। ओके, तो ये क्या बोल रही है इसमें? क्वेश्चन क्या था कि कैसे, हाउ डज द एबिलिटी हेल्प सिविल सर्वेंट, कि भाई परसुएड करने की जो एबिलिटी है वो सिविल सर्वेंट को कैसे हेल्प करती है? तो पहला पॉइंट क्या आया? स्कीम्स इंप्लीमेंट करने में हेल्प करती है। दूसरा पॉइंट क्या है? मेनी टाइम्स देयर एक्शंस विल बी अपोज्ड बाय लोकल पीपल बट टू इंश्योर देयर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, दे नीड टू कन्विंस देम। एग्जाम्पल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन, अब इसमें ना इसको बस छोटा छोटा आप कैसे कर दो, यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स ऐसे अंडरलाइन करो, यहाँ ऐसे डॉट मारो, इसके आगे अपना आर्ग्यूमेंट शुरू कर दो। इंश्योरिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन लाइन मारो, आर्ग्यूमेंट शुरू कर दो। ऐसे करके आपका ये और बेटर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अभी देखो ये क्वेश्चन क्या था? हाउ डज द एबिलिटी टू परसुएड अदर्स हेल्प सिविल सर्वेंट्स इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी? ओके, तो कैसे मदद कर रही है वो चीज़, है ना। जब चैलेंजेस आए तो कैसे मदद किया, जब सपोज करो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वल्नरेबल सेक्शन के खिलाफ कुछ चल रहा है ना, किसी ने बोल दिया कि नहीं ये दलित महिला है, ये आंगनवाड़ी में खाना नहीं बनाएगी, नाउ यू हैव टू परसुएड, है ना। तो परसुएशन टू वॉट? परसुएशन टू इक्वालिटी, परसुएशन टू रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना है? परसुएड करना है। करेक्ट। आइडेंटिफाई 5 क्वालिटीज दैट मेक सिविल सर्वेंट इफेक्टिव एजेंट्स ऑफ परसुएशन एंड जस्टिफाई योर चॉइसेस। तो कौन सी क्वालिटीज़ इन्होंने की हैं? क्वालिटीज़ दैट मेक सिविल सर्वेंट्स इफेक्टिव एजेंट्स ऑफ परसुएशन। 5 क्वालिटीज़ देनी है। पहली क्या है? लेजिटिमेट अथॉरिटी, सिंस दे आर सिलेक्टेड थ्रू मेरिट दे कमांड लेजिटिमेसी एंड रिप्यूटेशन इन द सोसाइटी। सही बात है ना। लेजिटिमेट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरिट से आए हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना। लोगों को लगता है कि ये कलेक्टर साहब बैठे हैं तो ये एजुकेशनली क्वालिफाइड है, इनकी बात सुनते हैं, तो अगेन परसुएशन की ये टेक्निक बन गई है। एबिलिटी टू वॉक द टॉक, सिविल सर्वेंट्स एबल टू प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच आर हाईली एक्सेप्टेबल। जो सिविल सर्वेंट, सपोज करो एक कम्युनिटी में कहीं जो अपर कास्ट है वो ये बोल रही है कि नहीं लोअर कास्ट की महिला आंगनवाड़ी में खाना नहीं बनाएगी, एंड सपोज करो एक अपर कास्ट का वहाँ पे कलेक्टर बैठा है, वो जाके बोले कि अम्मा मुझे खाना बना के दे, मैं अभी के अभी खा रहा हूँ, मुझे अपने हाथ से ही खिला। वॉक द टॉक, लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, है ना। देर से आ रहा है, सारी जनता देर से आ रही है और अपने कलेक्टर साहब भी देर से आ रहे हैं, तो कुछ क्या चेंज आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर वो लीड करेगा बाय एग्जाम्पल, सुबह टाइम से 5 मिनट पहले ऑफिस आएगा,
एग्जाम्पल ये देखो, इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दिया। जो सोमवशी IAS है, डोनेटेड द AC ऑफिस फॉर चिल्ड्रन इन डिस्पेंसरी लेट टू 5 लाख कलेक्शन इन 3 days। ये देखो दिख जाता है ना, अरे भाई यार तुम्हारे कोई इंसान है बोल रहा है इन चीज़ों के अगेंस्ट, खड़ा हो रहा है ऐसी चीज़ों के लिए, तो उसको सपोर्ट तो करते हैं एटलीस्ट। दिस इज़ हाउ मूवमेंट स्टार्ट, राइट। यही तो एक लीडरशिप की क्वालिटी है। सोशल स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन विद लोकल्स, इंटरेक्शन एंड देयर प्रॉक्सिमिटी विद द पब्लिक, ऐसी चीज़ें भी आपका क्या करती हैं, उस चीज़ में हेल्प करती हैं। इन्होंने कंक्लूजन नहीं लिखा है क्योंकि ऑब्वियसली इनके पास टाइम कम पड़ गया होगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू थिंक एंड राइट। 5 पॉइंट्स देने थे आपको, क्यों अपनी चूज़ किया वो भी बताना था, इधर भी 2 पॉइंट्स देने थे, ऊपर भी इंट्रोडक्शन देना था, तो 7 मिनट में लिखना टफ रहा होगा, इसलिए उन्होंने कंक्लूजन नहीं लिखा हुआ है। आप इसमें कंक्लूजन में परसुएशन के रिगार्डिंग कोई कोड डाल सकते हैं, बता सकते हैं। उसको सिविल सर्विसेज से लिंक कर दीजिए कि सिविल सर्वेंट्स नीड टू परसुएड पीपल टूवर्ड्स द एंड गोल ऑफ अचीविंग अमृतकाल, ऐसे कुछ भी करके। इन अमृतकाल with the upcoming challenges the technique of persuasion will become even more important for civil servants, ऐसे करके उसको एंड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ हेल्प कर जाएगी। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो को यहाँ रोक लेते हैं आई गेस, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी तो मेरे को प्रोसेसिंग में इशू आएगा। आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन सुन के थोड़ा सा कुछ हेल्प मिली होगी। 3 क्वेश्चन जो कोर्ट बेस्ड हैं जो मैंने दिए थे वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं हूँ। आई विल मेक श्योर कि आपका सब कुछ कंप्लीट हो रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रख लो मेरे साथ, ठीक है। डेली सब कुछ भर जा रहा है, मैं कुछ चीज़ें एड्रेस कर देता हूँ। जैसे एक ये है कि मेंस का प्लान कब दोगे, मेंस के चीज़ें कब बताओगे। तो जैसे मेंस का प्लान जो लोग मेंस लिख रहे हैं उनके लिए बहुत जल्द आ जाएगा जैसे रिजल्ट आएगा, ठीक है। जो लोग मेंस लिख रहे हैं उनके लिए SFG कब स्टार्ट होगा, रिजल्ट होते ही स्टार्ट हो जाएगा। वैसे जनरल 2024 के लिए SFG कब स्टार्ट होगा, रिजल्ट होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगा। इसके मॉडल पे हम फिगर आउट कर रहे हैं क्योंकि इस बार हम चाहते हैं कि हम थोड़े ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकें। हम बेस्ट क्वालिटी मेंटोर्स रख रहे हैं इसमें जिन्होंने एटलीस्ट इंटरव्यू दिया हो। नोबडी एल्स विल बी अलाउड जिनका पर्सनल टच हो, पर्सनल बात हो, सिर्फ मेंटोर नहीं हो, भाई हो आपके, बहन हो जो बात कर सके आपसे, बड़ी बहन की तरह, बड़े भाई की तरह। तो ये सब चीज़ें भी फिगर आउट करने में थोड़ा सा टाइम जा रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ वो नहीं है, यहाँ पे भिंडी बाज़ार नहीं चल रहा है। जैसे कि मैंने सबसे पहले बोला, ये 20,000 सब्सक्राइबर नहीं है, ये लोग हैं और इन्होंने ट्रस्ट किया है। तो ज़िंदगी में कुछ भी हो जाएगा, ट्रस्ट नहीं तोड़ा जाएगा। क्लियर, ये ट्रस्ट नहीं तोड़ा जाएगा। ओके, रिसोर्सेज़ की वीडियो, सोर्सेज़ की वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। वो सब थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, मैं अकेला ही हूँ वीडियो बनाने वाला। प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा फेथ यहाँ तक रख रहे हो, थोड़ा सा और रख लो। आई मेक एवरीथिंग क्लियर, सब कुछ क्लियर किया जाएगा। कुछ भी विल लीव नो पर्सन बिहाइंड, ये मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ। वी विल लीव नो वन बिहाइंड। ओके, लास्ट माइल तक जाएंगे, रिवॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है, चला जाए, करा जाए बंद। अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली चीज़ें उसी पे आएंगी। और अगर आपको ये चीज़ें हेल्प कर रही हैं तो प्लीज़ एक वो सब्सक्राइब का बटन है। मैं जनरली बोल नहीं पाता हूँ लेकिन मेरी टीम ने मुझे बोला है कि एटलीस्ट बोलिए एक बार, ताकि कुछ लोग शायद भूल जा रहे हैं सब्सक्राइब करना, तो वो कर देंगे। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ तक हैं तो वो सब्सक्राइब का बटन अगर आपको ठीक लग रहा है कि हम ठीक कंटेंट दे रहे हैं तो उसको हिट करिए, थोड़ा सा टीम का मोटिवेशन हाई रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच। दिस इज सत्यम जैन signing off till I see you next time. Jai Hind, Vande Mataram. Do let us know in the comment section how did you benefit from this particular video. Thank you. Take care.